Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you in Abid sir's sociology classes. Today we are going to discuss steps or phases of social research. एक research जो है, I already stated this thing that research is a process which is going step by step, and today we are discussing those steps which are involved in research. Phases of social research consist of series of steps. Here in today's lecture we will discuss the series of steps needed to carry out research on any social problem. किसी social problem को के ऊपर research करने को हमें we had to go through following steps. We had to go through these steps. These steps are closely related, and you should know it that these steps are closely related to each other and they can be overlapped. Any researcher who is going to conduct research on any particular social problem must have to go through these steps. What are those steps? Without wasting our time, we will discuss those steps one by one. First of all, एक रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, उसके अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में ये देखना ज़रूरी है, लाजमी है कि किस चीज़, कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस प्रॉब्लम में वो इंटरेस्ट रखता है. ठीक, तो जब उसको लगे कि हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो रही है, तो डेफिनेटली रिसर्चर हैज़ टू चूज एनीवन जिसमें वो इंटरेस्टेड होगा. सिंपली रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेंसिंग और रियलाइजिंग ए प्रॉब्लम. जो पहली स्टेज है रिसर्च की, वो एक रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको रियलाइज करना पड़ता है कि हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है. अगर हो रही है तो कौन सी प्रॉब्लम जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, तो उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसको वो देख सकता है, उसको वो फील कर सकता है, उसको रियलाइज कर सकता है. ठीक, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है. ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द है चीज़ें, क्या ये स्टडी करने के लायक है, क्या हमारे ये जो जितने भी फिनोमेना, जितने भी प्रॉब्लम्स है, क्या हमारी सोसाइटी को इनसे कोई इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक, एंड सेंसिंग ए प्रॉब्लम, देख लेना, महसूस कर लेना कि कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी नहीं है. न्यू प्रॉब्लम्स कीप ऑन इमर्जिंग इन द सोशल एनवायरनमेंट. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स पुरानी हो सकती हैं, कुछ नए डेवलप हो सकती है, कुछ नए इमर्ज प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में. इमर्जिंग इन द सोशल एनवायरनमेंट, एट दिस स्टेज वन मे नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. एक इंसान को, एक रिसर्चर जो है ना, उसको पता नहीं होती है कि क्या हो रहा है, बट वन कैन डेफिनेटली सेंस दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथली एज दे शुड बी. एक रिसर्चर को एग्जैक्टली पता नहीं होता है क्या हो रहा है हमारे समाज में, बट एक इंसान या एक रिसर्चर फील कर सकता है कि हमारी सोसाइटी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. तो उसके बाद जब एक रिसर्चर को ये लगे कि हमारी सोसाइटी में सब कुछ, हर कोई चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, तो एक रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला रिसर्च में जो पहला स्टेप है, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है प्रॉब्लम, कि विच प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग बैड इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी. ठीक, उसको सबसे पहले, उसको जब एक रिसर्चर को ये लगे कि हमारी सोसाइटी ठीक तरह से नहीं जा रही है, देन एक रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे लिटरेचर है जो रिसर्च को यहाँ से शुरू करते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कहते हैं कि जो पहला स्टेप है रिसर्च में, वो है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. टू आइडेंटिफाई, सिंपली वी कैन से दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो मोस्ट ऑफ द जो लिटरेचर है वो यही से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम हियर वी स्टार्ट रिसर्च एंड वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन सोशल रिसर्च. that the first step involved in social research is that problem identification. We have to identify the problem. जब हमने फील किया यहाँ पे कोई चीज़ या हमारी जो चीज़ें जैसी चलनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए, वो स्मूथली नहीं चल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसकी वजह से हमारी सोसाइटी स्मूथली नहीं जा रही है, ठीक है, किसकी वजह से हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जो पहला वाला स्टेप है रिसर्च में, once one become aware of what is happening in the environment, he or she would then focus on the problem. जब एक इंसान अवेयर हो जाता है इस चीज से कि हमारी सोसाइटी में हर कोई चीज ठीक नहीं चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, we have to focus on the problem. हमें उस प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि कौन सी चीज ये क्रिएट कर रही है, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम, किस चीज पे आप इंटरेस्टेड हो, किस चीज में आप बिल्कुल कौन सी चीज आपको लग रही है कि ये कौन सी चीज आपको महसूस हो रही है कि दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, दिस इज डिस्टर्बिंग द सोशल ऑर्डर इन आवर सोसाइटी, ठीक। The researcher singles out the problem for a study, that is what exactly are the problems in the situation. It is thus problem defining stage. इसको हम problem defining stage इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम पे हम स्टडी करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है रिसर्चर, क्या करता है, सिंगल्स आउट द प्रॉब्लम, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेता है, वो निकाल लेता है, वो चूज कर लेता है किस चीज को प्रॉब्लम फॉर द स्टडी, किसके लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है एक रिसर्चर प्रॉब्लम, इसीलिए हम इसको प्रॉब्लम डिफाइनिंग स्टेज कहते हैं। दस वी कैन स्टेट दिस स्टेज एज द प्रॉब्लम डिफाइनिंग स्टेज। विदाउट अ फोकस्ड डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डेटा टेंड्स टू बी इररिलेवेंट, एक्सपेंसिव एंड कंफ्यूजिंग। अगर हम बिल्कुल किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो डेटा है वो इररिलेवेंट हो सकता है, जो ट्रेंड्स ऑफ डेटा टू गेट द डेटा वो उधर इधर जा सकते हैं, डिरेल हो सकती है, ठीक है, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए, इस स्टेज में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, जिसमें वो रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या जो उसको लग रहा है कि दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, ठीक। तो विदाउट फोकस्ड डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, अगर हम बिल्कुल एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम प्रॉपरली चीज़ों के ऊपर, काजेज के ऊपर जो फिनोमेना है जिसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो डेटा है ना वो इररिलेवेंट हो सकता है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफिक। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हो, स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल खास होनी चाहिए, जो आपको लगे कि दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, दिस इज डिस्टर्बिंग द सोशल इक्विलिब्रियम, दिस इज डिस्टर्बिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज मेकिंग सोसाइटी डिसफंक्शनल, ठीक। तो रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, दैट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए, जब वो रिसर्च कर रहा होगा, इसमें सबसे पहले उसको सिलेक्ट करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, किस में वो इंटरेस्टेड है और किस प्रॉब्लम जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या कहते हैं कि अब हमने एक रिसर्चर ने, फॉर एग्जांपल मैं रिसर्चर हूं, ठीक है, मैंने अब प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, कोई भी प्रॉब्लम जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, जो मुझे लगा दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, दिस इज डिस्टर्बिंग द सोशल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो मैंने स्टडी किया, ठीक है, मैंने आई हैव सिलेक्टेड द प्रॉब्लम, ठीक है, आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सेकंड स्टेप इज दैट आई हैव टू रिव्यू द लिटरेचर, आई हैव टू रिव्यू द थ्योरीज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसके रिलेटेड जितना भी अच्छा और लेटेस्ट लिटरेचर होगा, ठीक है, जो लिटरेचर होगा वो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मुझे डेवलप करना है, ठीक है। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, जब एक बार मैं रिसर्चर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या करना है, द रिसर्चर केयरफुली स्टडीज द अर्लियर स्टडीज। रिसर्चर जो इससे पहले उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जितनी भी स्टडीज कंडक्ट की गई है, ठीक है, उन सारी स्टडीज को स्टडी कर लेता है, ठीक है, केयरफुली स्टडी हो रही है उन सारे अर्लियर स्टडीज़ की, ठीक है। जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर उस पर कोई काम हुआ है तो हमें उन वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा, हम वर्क्स को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम एक जनरल कंसेप्ट डेवलप कर सकें, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें कि क्या, कहाँ तक किसने किया है इसके ऊपर, कहाँ तक कोई जो जितने रिसर्चर्स हैं ना इससे पहले वो
कहाँ तक पहुँचे हैं इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को स्टडी करने में कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इफ़ एनी, अगर कोई हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर किसी टॉपिक पे आपको लिटरेचर अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लिटरेचर अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड अवेलेबल है, जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, अगर अवेलेबल है तो यू हैव टू गो थ्रू दैट लिटरेचर, यू हैव टू स्टडी दैट लिटरेचर, ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक। इट हेल्प्स, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ये मदद करता है, इट हेल्प्स टू integrate information locally so that reason for the problem can be conceptualized, ठीक है। तो it helps to integrate information locally so that reason for the problem can be conceptualized, ठीक है। ये मदद करता है theoretical framework जब रिव्यू कर लेते हैं, एक रिसर्चर रिव्यू कर लेता है, ठीक है, तो ये इसको मदद देता है किसमें, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करने में, so that reason for the problem can be conceptualized, जो प्रॉब्लम है ना क्यों हो रही है उसको conceptualize करने के लिए ये मदद दे रहा है, ठीक है। जो भी लिटरेचर हम रिव्यू कर रहे हैं तो ये हम we can develop concepts, we can understand the reality, we can understand that particular social problem properly, ठीक। This helps to develop theoretical framework। जब हम concepts को थोड़ा सा conceptual framework हमारे दिमाग में आता है regarding that particular problem, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, it helps, ये मदद कर लेता है हमें कि develop theoretical framework, ठीक है, theoretical framework develop करने में हमें मदद देता है। This step essentially involves a review of literature, ठीक है। तो इस सेटअप में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, जितना भी हमारे पास उस जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जितना भी लिटरेचर होगा ना, तो उसको रिव्यू करने में हमें मदद देता है ये स्टेप, ठीक है। या इस स्टेप में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं, जितना भी लिटरेचर अवेलेबल होता है हमारे सामने उस हमारे पास, उसको हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, दोहराने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कंसेप्चुअलाइज चीज़ों को करें, कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही, ठीक है। It familiarizes the researcher with what is already known and what is still unknown and untested and untouched, ताकि जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो जब एक रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है तो ये उसे मदद देती है किसमें, what is already known, क्या ऑलरेडी रिसर्चरों ने बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, एंड व्हाट इज स्टिल अननोन, क्या अभी तक नहीं जान पाए वो, ठीक है, या जो अभी तक उन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है, दैट इज अननोन स्टिल एंड अनटेस्टेड एंड अनटच्ड, जिसको अभी तक उन्होंने स्टडी नहीं किया है, ठीक है। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें क्या किस में मदद देता है, ताकि ये जानने में कि रिसर्चर या जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन सी चीज़ उन्होंने जानी है, कौन सी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है, और कौन सी चीज़ व्हाट इज स्टिल अननोन, जो अभी तक हाईलाइट जिसको नहीं किया गया है, जिसको अभी तक बिल्कुल अनफोल्ड नहीं किया गया है, एंड स्टिल व्हाट इज स्टिल अनटेस्टेड एंड अनटच्ड। दिस स्टेप टेल्स अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब एक बार हम बिल्कुल रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, मगर यू हैव टू रिमेंबर दैट कि मैंने पहले कहा कि दीज स्टेप्स कैन बी ओवरलैप्ड। किसी कोई ऐसे रिसर्चेस भी होते हैं जिनमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे ये जो हाइपोथेसिस का जो स्टेप है ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही कहा कि दीज स्टेप्स कैन बी ओवरलैप, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, these steps can be overlapped or skipped, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, अब लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन टेंटेटिव जनरलाइजेशन। थोड़ा सा इमेजिन करके ये बता देना क्या हो सकता है, क्या हम हमारे दिमाग में, हमारे जहन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर जो हमने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की उसके रिलेटेड हमारे क्या विचार है। वो गलत भी हो सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस सिंपली मीन्स इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस सिंपली मीन्स टेंटेटिव जनरलाइजेशन, जो आप बिल्कुल फॉर टाइम बीइंग सजेस्ट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो गलत भी हो सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डेवलपिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क द रिसर्चर डेवलपर हाइपोथेसिस। जब आपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हो। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ये कहाँ से ली जाते हैं, ये हाइपोथेसिस कहाँ से बिल्कुल ड्रा की जाती है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है, जो आपने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है, उसी को लेके, उसी को बेस बना के आप क्या अपनी टेंटेटिव जनरलाइजेशन दे रहे हो कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये इसमें ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर हो लास्ट में, फिर हो ना हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग। हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है। आपका स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, आपका स्टेटमेंट ठीक भी हो सकता है, ठीक है।
इट इज जनरली इट इज ड्रॉन फ्रॉम द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। जो हाइपोथेसिस है ना, ये कहाँ से बिल्कुल इसको कहाँ से ड्रा किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू को पढ़ के, थियोरेटिकल रिव्यू को थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना के हाइपोथेसिस को ड्रा किया जाता है। ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन और एडुकेटेड गेस। बिल्कुल हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव जनरलाइजेशन होती हैं जो फिक्स्ड नहीं होती है, जो फाइनल नहीं होती है, ठीक है। एंड एडुकेटेड गेस, आपने जो पढ़ा आप गेस कर रहे हो उसके बाद, ठीक है। आपने जो पढ़ा किसी पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम के या पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, तो उसके बाद आप गेस कर रहे हो। वो गेस ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। इट इज जनरली बेस्ड अपॉन पीरियड रिसर्च। मगर ये किस पे, ये हाइपोथेसिस जो है ना किस पे बेस्ड होती है, पीरियड रिसर्च। पीरियड रिसर्च मीन जो पहले रिसर्च किया गया है, जो पहले खोज की गई है, उस पर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि वहीं से हम ड्रा करते हैं ना, जब हम पीरियड रिसर्च जो हमारा लिटरेचर ऑफ रिव्यू लिटरेचर जब हम करते हैं, वो क्या होता है, वो पीरियड रिसर्च ही होता है कि किसी ने बिल्कुल लिटरेचर किसी ने किसी चीज़ पे ऊपर स्टडी की है और उसको हम बिल्कुल क्या एज ए लिटरेचर ले सकते हैं, एज ए अगर हमारे प्रॉब्लम के रिलेटेड है तो वो हमारा लिटरेचर बन सकता है, ठीक है। तो उस पीरियड रिसर्च के बेस पे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, ठीक है। पहले वाले जितने भी रिसर्चेस हुए हैं या मैक्सिमम रिसर्च, उनको पढ़ के हम हाइपोथेसिस ड्रा कर रहे हैं। एंड इट इज सब्जेक्टेड, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन और डिसकन्फर्मेशन। उसके बाद रिसर्च डिजाइन। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन क्या होता है? सिंपली जो नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च का, ठीक है, जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद दैट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन सिंपली वी कैन से दैट डिजाइन मीन्स एक नक्शा, डिजाइन मीन्स प्लान, डिजाइन मीन्स स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग रिसर्च। सिंपली वी कैन से दैट रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज द गाइड दैट गाइड्स a researcher how to conduct your research, ठीक है। तो it saves our time, ठीक है, it saves our money as well as time. Research design simply we can say that एक नक्शा है, research design एक मैप है जो हमें ये दिखा रहा है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। Research design simply we can say that you have to remember it is a blueprint, it is a blueprint or model how you have to conduct research। मगर हम रिसर्च डिज़ाइन को क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च करने से पहले हम रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। It is the overall plan, structure, strategy or blueprint for conducting research. This is most important point regarding research design, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ओवरऑल प्लान होता है। ओवरऑल प्लान हमें क्या कैसे करना है, इसी में हम सेट करते हैं कि कैसे हमें रिसर्च पूरा रिसर्च करना है, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन इज अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर एक है कि आपको कैसे चलना है, स्ट्रैटेजी एक तरीका है आपको कैसे करना है, ठीक है, रिसर्च। और ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मीन नमूना, ब्लूप्रिंट मीन आपकी कॉपी, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। आप रिसर्च कैसे कर पाओगे, आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, आपको रिसर्च मैं कहूँ किन किन चीज़ों का आपको इस पर्टिकुलर रिसर्च में जो आपने सिलेक्ट किया है ये आप कैसे कंडक्ट कर पाओगे, ठीक है। सिंपली वी मस्ट रिमेंबर दैट रिसर्च डिज़ाइन इज ए ओवरऑल प्लान, structure or strategy or blueprint regarding how we can conduct a research, ठीक है। It describes the general framework for collecting, analyzing and evaluating data. It describes the general framework. ये हमें क्या दिखा दिया कि जनरल फ्रेमवर्क बताते हैं कि फॉर कलेक्टिंग आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, इवालुएट कैसे करोगे, ठीक है। एनालाइजेशन ऑफ डेटा, सॉरी कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड इवालुएटिंग डेटा, दिस इज मस्ट इन रिसर्च। ये हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि आपको कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको कैसे इवालुएट करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक, इट हेल्प्स टू ऑब्टेन आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस एंड टू कंट्रोल वेरिएंस, ठीक है। रिसर्च डिजाइन हमें किस में हेल्प कर रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आंसर्स, जवाब किनके क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन जो हमने सेट किए होते हैं रिसर्च क्वेश्चन, एंड टू कंट्रोल वेरिएंस, जो डिफरेंसेस है उनको कंट्रोल करने में, ठीक है। वेरिएंस फॉर एग्जांपल, एंड टू कंट्रोल द वेरिएंस, आप डिरेल कहीं पर नहीं हो जाओगे तो ये कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इट एनेबल द रिसर्चर, रिसर्च डिजाइन एनेबल, बात हो रही है रिसर्च डिजाइन की, इट एनेबल द रिसर्चर टू आंसर क्वेश्चन टू वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिवली, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल, ठीक है। यह रिसर्चर को मदद कर रहा है किसमें, टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, मगर किसके, वैलिडिटी के साथ, ऑब्जेक्टिवली के साथ, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल, बिल्कुल इट सेव्स आवर टाइम एज वेल एज आवर मनी। सो वी कैन से दैट कि रिसर्च डिजाइन हेल्प्स अ रिसर्चर या एनेबल्स अ रिसर्चर टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस टू वैलिडिटी, objectively, accurately and economically as possible. Next step is collection of data.
ठीक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेयर द रिसर्चर हैज टू कलेक्ट डेटा एज एक्सपेक्टेड, जो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसको वो बिल्कुल जहाँ से भी मिले फील्ड में, तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको लग रही है कि ये सही है, मेरे रिसर्च में काम की चीज़ है, तो उसको कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्शन इज मस्ट। अब डेटा कलेक्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज, दोनों सोर्सेज को ट्रीट करके, ठीक है, दोनों सोर्सेज को बिल्कुल कंसल्ट करके, दोनों सोर्सेज में जाके, चाहे वो प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। इससे एक रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन आर द मेजर टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्ट करने के लिए टूल्स हासिल किए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड आर द मेजर टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इन चीज़ों को डेटा कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सिलेबस में कि क्या करना है। क्वेश्चनर किसे कहते हैं, इंटरव्यू किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। दिस स्टेप हियर कलेक्शन ऑफ डेटा किस स्टेप में, दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड फील्ड वर्क, क्योंकि कलेक्ट कहाँ से करते हैं हम डेटा, फील्ड वर्क में जाके, ठीक है। चाहे वो प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा हो, फील्ड वर्क में जाके हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें फील्ड वर्क, इसको हम कभी कभार फील्ड वर्क भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज रिसर्चर हैज़ टू विजिट फील्ड। जितने भी फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है, डेटा कलेक्ट फील्ड से होता है, फील्ड वर्क करके, ठीक है। बिकॉज रिसर्चर को उसमें विजिट करना पड़ता है जो उसका कंसर्न फील्ड होता है, ताकि वो डेटा अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, इसमें हम SPSS को यूज़ करते हैं, स्टैटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के जरिए बिल्कुल डेटा एनालाइज किया जाता है। जो हमें डेटा कलेक्ट किया ना, उसको आप एनालाइज कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत सारे डेटा आ सकता है, ठीक है। 10,000, 15,000, 20,000 या 500, 600, 700 लोगों का हमने इंटरव्यू किया है, क्वेश्चनर से इंफॉर्मेशन हासिल की है, इंटरव्यू शेड्यूल से इंफॉर्मेशन हासिल की है, केस स्टडीज़ की है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एनालाइजेशन ऑफ द डेटा करते हैं, डेटा एनालाइजेशन, ठीक है, या जिसको हम सिंपली डेटा एनालिसिस कहते हैं। इट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट हैज़ बीन कलेक्टेड, एडिटेड, कोडेड एंड टेबलेटेड। इसमें हमें बिल्कुल एनालाइज कैसे करते हैं, इसको पहले हमें कलेक्ट करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, डेटा कलेक्ट हमने किया, उसके बाद हमें एडिट करना पड़ता है, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एडिट करने की ज़रूरत है। उसके बाद कोडिंग करते हैं हम उसको, उसके बाद टेबुलेशन फॉर्म में हम लाते हैं इसको डेटा को, ठीक है। In other words, data analysis means the categorizing, ordering, manipulating and summarizing the data, summarizing of the data to obtain answers to research questions। जो हमने research questions लिए हैं ना, जो हमने research questions पहले define किया ना, उनको आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर में लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है इसको मैनिपुलेट करने की, चीज़ कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, और उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उनको हम आंसर दे पाएं। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज्ड एट दिस स्टेज। जैसे मैंने ऑलरेडी आई हैव स्टेटेड दिस थिंग के मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। chi-square टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉरिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कॉरिलेशन पियर्सन कॉरिलेशन कोएफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुख्तलिफ जो क्रॉस टेबुलेशन इसमें हम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ओनली टू एनालाइज द डेटा, या इन द एनालाइजेशन ऑफ डेटा वी कैन यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट, जो आपने अब एनालाइज किया डेटा को, आपने कलेक्टेड डेटा किया, एक रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट किया, अब उसके बाद एनालाइजेशन ऑफ द डेटा हो रही है, एनालाइज भी किया आपने बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा को क्या किया, उसके बाद आपको इंटरप्रेट करना है उन रिजल्ट जो वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करना है एंड जनरलाइज करना है। उस बेसिस पे आपकी जो वहाँ से निकल रहा है ना चीज़ें, जो आपका रिजल्ट निकल रहा है, उसके बाद आपको जनरलाइज करना है कि इतने लोगों में ये बिल्कुल ट्रेंड है और बाकी सब लोगों में ये ट्रेंड हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 लोगों में एक ट्रेंड देखी है, तो हम 10,000 में जनरलाइज कर सकते हैं कि इनका भी ये हाल होगा, इनका भी यही ट्रेंड होगा, ठीक है, इसमें भी यही फीचर्स होंगे, इसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको। इंटरप्रेट एंड जनरलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन टेक इज द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन किस बेस पे हो रही है, जो आपको रिजल्ट निकल रहा है डेटा एनालिसिस करके, तो वहां से आप इंटरप्रेट उनको कर सकते हो, जो आपके फिगर्स निकलेंगे, जो आपको डेटा वहां से मिल जाएगा, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो, अपने लफ्जों में बयान कर रहे हो कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, ठीक, कैसे बिल्कुल
इंटरप्रिटेशन करके, अपनी इंटरप्रिटेशन देख के, मेक्स pertinent to the research relation studied and draws conclusion about the research about the relations. ठीक है, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे करते हैं इंटरप्रिटेशन, जो हमें रिजल्ट निकल रहा है, आ रहा है थ्रू डेटा एनालिसिस, उनको क्या हम इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं कि क्या चीज यहां से निकल के आ रही है। ठीक है, किसके रिलेटेड वो इन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वो रिजल्ट जो निकल के आ रहे हैं, वो डायरेक्शन कहाँ हमारा रिसर्च जा रहा है, या कौन सी रिसर्च में हमने क्या चीज देखी, क्या ट्रेंड देखे, एंड ड्राज, उस बेस पे हम अपनी कंक्लूजन ड्रा करते हैं अबाउट द रिलेशन। क्या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन रिलेशंस को देख के हम इनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग जनरल फॉर्म टू दीज कंक्लूजन। जितने भी कंक्लूजन होते हैं ना, उनको एक जनरल शेप देना। ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ द डेटा, जनरलाइजेशन ऑफ द डेटा कि आपको निकल के क्या आ रहा है, जनरली आप क्या कह सकते हो, किसी जो आपने प्रॉब्लम लिया उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, उसको हम जनरलाइज करना है, उसको हमें जनरली बिल्कुल इंटरप्रेट करना है। ठीक है, लास्ट जो स्टेप है रिसर्च का, दैट इज रिपोर्ट प्रेपरेशन। उसके बाद आपने कंक्लूजन भी दे दिया बाकायद, उसके बाद आपको रिपोर्ट, आपने बिल्कुल ये सब चीज़ों को पता लगाया है डेटा एनालाइज करके, उसके बाद आपने इंटरप्रेट किया, उसके बाद आपने जनरलाइजेशन की, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिपोर्ट प्रेपरेशन, रिपोर्ट तैयार कर रहे हो कि हमको निकल के जो आया है उसको आप क्या लिख रहे हो, उसको आप रिपोर्ट में, रिपोर्ट के फॉर्म में ला रहे हो। ठीक है, फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ हिज और हर रिसर्च। उसके बाद लास्ट स्टेप है ये कि रिसर्चर को फाइनली क्या करना पड़ता है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्या चीज जो उसके निकल के आ रहा है वो उसको बिल्कुल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू टेल रीडर्स द प्रॉब्लम इज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मकसद ये होता है ताकि रीडर्स को बताए कि क्या निकल के आ रहा है, रिडोस द प्रॉब्लम, जो उसने प्रॉब्लम दिए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो उसने रिसर्च करने के लिए प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करके क्या निकल रहा है तो रीडर्स को बताना है, बाकी लोगों को बताना है इसे। ठीक है, द मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन सी मेथड उसने इस्तेमाल की किस चीज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, एंड द कंक्लूजन ऑफ फ्रॉम द रिजल्ट, लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी। जो भी रिसर्च होगा मैक्सिमम मेजर स्टेप्स यही इन्वॉल्व हो रहे हैं हर किसी रिसर्च में। तो दिस इज द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च फेज that shows first step is identifying the research problem, reviewing literature, setting research questions, objectives and hypotheses, choosing the study design, decoding on the sample design, collecting data, processing and analyzing data, writing report। ठीक है, जो पहले ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, जो पहला वाला स्टेप है ना, इस चीज़ को, लास्ट वाले स्टेप को आपको स्पेशली याद रखना है। फर्स्ट स्टेप that is involved in research process, that is identifying the problem, and last step that is involved in research, that is writing the report। Thanking you so much. All of you are requested to subscribe this channel, share this channel and press the bell icon so that you will get latest updates from this channel।